हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु चैनल एसपी झा पे। आज हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 5.1 पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने वाले हैं और इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आज ये मेरा पार्ट 1 होगा और इसके बेसिक पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाइए और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के सारे नोट्स पॉइंट को देखिए और अपने अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसको देख लेने के बाद और कॉपी पर नोट्स पॉइंट को लिख लेने के बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 9 तक ही नहीं, क्लास 10th के भी सारे प्रश्न आपसे चुटकियों में बनने लगेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करें तो इसका खोज एक फ्रांसीसी दार्शनिक भी बोल सकते हैं और गणितज्ञ थे जो कि रेने दकार्ते ने इसका खोज किया था। और इसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं और कार्तीय ज्यामिति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग अगर नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नियामक ज्यामिति। आपको मैं बता देता हूँ, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। एक तो नाम इसका ये हो गया और एक नाम हो गया कार्तीय ज्यामिति। और इसका खोजकर्ता का बात करें या जन्मदाता का बात करें तो रेने दकार्ते ने इसका खोज किया था। किसने किया था? रेने दकार्ते ने इसका खोज किया था। और कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का ही नाम है, दूसरा नाम है नियामक ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति। तो आप सबको बहुत को प्रॉब्लम भी होता होगा जो नियामक ज्यामिति क्या होता है, नहीं होता है। अब चलिए हम लोग इसको, पहले तो हम लोग संख्या रेखा पढ़ते थे। संख्या रेखा पे इस प्रकार कोई संख्या था, यहाँ पे हम लोग 0 लेते थे और इधर धनात्मक संख्या लेते थे, इधर ऋणात्मक संख्या लेते थे। उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का क्या है, तो संख्या रेखा के ही प्रकार का है, ठीक है। तो और इस पे क्या किया गया, तो एक इसमें एक एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस यानी कि क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहा गया है निर्देशांक ज्यामिति में, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहा गया है। तो यहाँ पे भी 0 अगर मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, कौन सी एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, ना। और ये ऊपर क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम संख्या रेखा पर अगर बात करते हैं तो ऊपर दाएं साइड कौन सा संख्या लिखा जाता था, प्लस लिखा जाता है, बाएं साइड माइनस लिखा जाता है। उसी प्रकार ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मूल बिंदु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और मूल बिंदु का अगर निर्देशांक पूछे या नियामक पूछे तो क्या होता है, 0 0, क्योंकि यहाँ पे x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए तो अभी x का भी मान 0 था ना और y का भी मान 0 था। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कभी भी आपसे पूछे तो क्या होगा, 0 0। कोई समस्या? ठीक। अब हम समझते हैं जो ये देखिए, इसे हम लोग x कहते हैं, x से दर्शाते हैं। प्लस वाले को हम लोग, धनात्मक वाली संख्या को हम किससे मतलब x अक्ष से दर्शाएंगे और माइनस वाली संख्या को x डैश से दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग y से दर्शाते हैं, इसको y डैश से दर्शाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, तो इसको हम o मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये प्लस होता है, ये भी, ये टर्म भी क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या होता है, माइनस होता है। ये क्या होता है, तो माइनस होता है ना, ठीक। आप यहाँ पर भी नीचे भी इसके प्लस कर दीजिए, दोनों टर्म प्लस होगा क्योंकि इस साइड भी होगा ये और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। समझने में आपको आसानी होगी इसलिए हम ऐसा कर दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना। और आप लोगों को इसका जन्मदाता रेने दकार्ते के बारे में पता ही होगा। आप लोग नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे, बुक में आपको सारे दिया हुआ है। अब हम लोग निर्देशांक का बात करें, आपसे कोऑर्डिनेट पूछे, जब किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछे, ठीक है, निर्देशांक पूछे कभी भी किसी चीज़ का, तो आप लोग कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले उसमें x और y का मान हमें बताना होता है। सबसे पहले x का, उसके बाद y का मान। यानी मान लेते हैं अगर हम किसी बिंदु का 2 और 3 कोऑर्डिनेट ले, 2 3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो अगर 2 3 का बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम कहाँ दर्शाएंगे, सॉरी 3 इस बगल नहीं, इस बगल आएगा, तो यहाँ पे दर्शाएंगे, 2 3 दर्शाएंगे ना, दर्शाए ना। अगर मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे है
तो इसका अगर हमसे निर्देशांक पूछा जाए, कोई बिंदु यहाँ पे है और इसका हमसे निर्देशांक पूछा जाए तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? तो डायरेक्टली इसको हम देखेंगे जी ये y में किस टर्म पे है और x में कौन से टर्म पे है। तो मान लेते हैं ये -5 और यहाँ पे 4 है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? 4 और -5 से नहीं, 4 - 5 से नहीं दर्शाएंगे। क्यों? उससे दर्शाएंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। तो हम किससे दर्शाएंगे इसको? -5 और 4 से। क्यों? क्योंकि पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ कुछ मैं आप लोग को बताते भी चलूँगा, लिखाते भी चलूँगा, तो आप लोग उसको भी लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ से निर्देशांक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स वाई। पहले x का वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु पर पहले x का मान होगा और फिर y का मान होगा। तो x और y से किसी कोऑर्डिनेट को हम लोग दर्शाते हैं। अब हम लोग मूल बिंदु के निर्देशांक जानने वाले हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 0, क्योंकि वहाँ पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। तो पहले x का मान बताएंगे फिर y का मान बताएंगे, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x अक्ष का निर्देशांक देखिए, x अक्ष का निर्देशांक आपसे पूछा भी जाएगा, जो x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा लिखिए या बताइए। कभी भी आप लोगों को x अक्ष का निर्देशांक पूछे, x अक्ष का निर्देशांक पूछे, x अक्ष का निर्देशांक पूछे तो x का मान होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y का मान नहीं होगा, y का मान नहीं होगा। तो x का कुछ ना कुछ मान होगा और y का मान 0 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक x 0 ले लेते हैं। अब चाहे x का मान 1 हो तो 1 0 हो जाएगा, 2 हो तो 2 0 हो जाएगा। जैसे कि x का निर्देशांक पूछे, यहाँ पे ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे ये y डैश हो गया। मान लेते हैं 2 0, तो 2 तो यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे, तो ये x ही x पे आ गया ना, x अक्ष पे आ गया है ना। तो इसी बिंदु को हम लोग 2 0 को क्या बोलेंगे? x अक्ष का निर्देशांक। अगर मान लेते हैं x के बराबर 5 ले ले और ये है पे 5 हो, तो 5 और 0 ले लेंगे तो ये इसी रेखा पे आ जाएगा ना। तो 5 0 क्या हो जाएगा? x अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे। तो किसी x अक्ष का निर्देशांक आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? x 0 हो जाएगा, ठीक है, x 0 हो जाएगा। अब आप लोग को पता एक चीज और, x अक्ष को भुज भी कहते हैं, भुज। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो x अक्ष को और किस नाम से जानते हैं, या x अक्ष को किस नाम से, या x 0 किसका ग्राफ, किसका निर्देशांक है, आप लोग को वहाँ पे x एक्सिस हिंदी में नहीं देखे भुज दे दिया जाएगा, कोटि दे दिया जाएगा। तो आप लोग को वहाँ पे अच्छे से मारना है, क्योंकि x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और अक्ष को हम लोग इंग्लिश में x एक्सिस भी लिखते हैं, x एक्सिस भी लिखते हैं। x अक्ष को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? x एक्सिस, ठीक है। तो x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब y अक्ष का निर्देशांक समझिए, y अक्ष का कोऑर्डिनेट, y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y 0 y का तो मान कुछ ना कुछ होगा। y अक्ष के कोऑर्डिनेट में y का क्या होगा? कुछ मान होगा ना, लेकिन x का मान 0 होगा। तो पहले तो हमें x का मान होता है, निर्देशांक कभी भी अगर किसी भी बिंदु का लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। तो पहले x का मान, तो x का मान तो होगा ही नहीं कुछ इसमें, क्योंकि y का निर्देशांक कह रहा है। तो y का मान, x का मान 0 ले लेंगे और y का मान कुछ ले सकते हैं, 1 2 3 जो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा और कहीं से कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। अब y अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। y अक्ष को कोटि भी कहते हैं, आपको ये याद रखना होगा। y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं, ये आपको याद रखना। y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि, यहाँ पे भी लगा दीजिए, कोटि भी कहते हैं, ठीक है। इसका 2 नाम हो गया, y अक्ष को कोटि भी कहते हैं और x अक्ष को भुज कहते हैं। y अक्ष को कोटि और x अक्ष को भुज, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको समझते हैं फिर से। अब ये तो मूल बिंदु हो गया ना। अब इसमें कुछ चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कौन से चतुर्थांश क्या होते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट्स कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश,
प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी कहते हैं इसे, प्रथम पाद, फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम पाद, फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम पाद, फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम पाद, समझ आ गया। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी कह सकते हैं। इसे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, ठीक है। इसे हम लोग तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद भी कहते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश या चतुर्थ पाद भी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद कहते हैं, तो इसे तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद कहते हैं, इसे चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो समझिए। आप मतलब आगे क्लास में जब जाएंगे ना तब आपसे पूछेगा, या क्लास 9th के भी क्वेश्चन में अगर देखने को मिलेगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। जो प्रथम चतुर्थांश में x और y का मान धनात्मक, दोनों का मान धनात्मक होता है, या एक x का धनात्मक होता है, y का ऋणात्मक होता है, इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में x का भी मान धनात्मक होता है और y का भी मान धनात्मक होता है। सेकेंड चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। थर्ड चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है, y का मान भी ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस चतुर्थांश में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है, किस चतुर्थांश में या किस पाद में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक। तो x का मान देखिए धनात्मक है ना यहाँ पे, और y का मान ऋणात्मक, ये हुआ ना। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ प्रश्न को समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिए और एक बार समझ जाइएगा तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई झोल नहीं बचेगा, ठीक है। प्रत्येक को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं एक हम ये बना लेते हैं, ये x ये y डैश हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जो 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन में पूछेगा जो 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, क्या जवाब दीजिएगा। 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, क्या बोलेगा। 2 है तो प्लस में 2 है तो x में प्लस का मान लेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस वैल्यू दर्शाता है, यहाँ पे देखेंगे ना प्लस दर्शाता है, और y का मान भी प्लस है, प्लस 3 है, तो इस पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आएगा ना, तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। उसी प्रकार से आपको सेकेंड एग्जाम्पल्स पूछा जाएगा, जो -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो क्या कीजिएगा, x का मान माइनस में, तो x का मान जब भी आपसे माइनस में कहा जाए तो हम ये रेखा पे आएंगे ना, क्योंकि ये x का मान माइनस दर्शाता है, ये भी माइनस, ये माइनस है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस दर्शाएगा ना। तो x का मान जब भी माइनस का बात करें तो हम ये रेखा पे आएंगे, इस रेखा पे आएंगे ना, ठीक है। x का मान माइनस, अब y का मान प्लस में बात कर रहा है ना, तो प्लस, तो x का y का मान प्लस तो ऊपर आएगा ना, यानी कि इस यहाँ पे कहीं मतलब इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा ना, इसी क्षेत्र में ना कहीं ये पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड चतुर्थांश यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। कहीं से कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से कहा जाएगा बताने के लिए। अब हम समझते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे किस पाद में, किस
पाद में या चतुर्थांश में x का मान माइनस मतलब ऋणात्मक तथा y का मान धनात्मक होता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जी किस पाद में x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होता है, तो x का मान ऋणात्मक जाएंगे तो x का मान ऋणात्मक इसमें है और y का मान क्या बोल रहा है धनात्मक, तो धनात्मक यहाँ पे है, तो यहाँ यानी कि इस पाद का हमें बात कर रहा है, यानी कि द्वितीय पाद में। हो गया ना द्वितीय पाद, समझ में आया, समझ में आ गया होगा और आप लोगों को भी दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं। अगर चौथे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जाए जो 6 और 0 किस अक्ष पे स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है, यानी कि 6 और 0 किस अक्ष पे स्थित है। तो अगर मान लेते हैं 6 है तो x का मान प्लस है ना, तो 6 कहीं ना कहीं इसी ये मान लेते हैं यहाँ पे होगा, x का मान प्लस है तो कहीं ना कहीं तो इसी रेखा पे ना होगा, प्लस वाले x का मान पे होगा ना, क्योंकि ये प्लस दर्शाता है रेखा, और 0 है तो x का y का मान 0 तो यहीं पे आ गया ना, यानी कि ये कौन सा अक्ष हो गया, x ही अक्ष हो गया ना। तो 6 0 किस अक्ष पे स्थित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर x अक्ष हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको बताया ये x अक्ष का निर्देशांक है x0, x का तो कुछ ना कुछ मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। देखिए x का मान है ना, y का मान 0 हो गया तो ये कौन सा रेखा पे स्थित हो गया, x अक्ष पे। समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए 5 नंबर में, यहीं पे इस क्वेश्चन को उल्टा कर दे, 0 और 6 किस अक्ष पे स्थित है, अक्ष पर स्थित है, तब हम क्या जवाब देंगे, y अक्ष पे। कौन सा अक्ष पे स्थित हो जाएगा, y अक्ष पे। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि x का मान 0 y का मान है तो कुछ ना कुछ y का तो मान है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये y अक्ष पे स्थित हो जाएगा। और अब आपसे मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। एक प्रश्न और है वो भी बताता हूँ, जिसमें कि अगर निर्देशांक आप लोगों को प्रश्न में दे दिया जाए, यदि कितना प्रश्न 6 नंबर, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 हो तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक 2 3 हो जाएगा। पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, तो 2 3 हम ले लेंगे ना, x का निर्देशांक हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछ जाए क्वेश्चन में 7 नंबर में जे निर्देशांक टू 3 में x तथा y का मान ज्ञात करें, x तथा y का मान ज्ञात करें। प्रथम में जो है x का मान हो जाएगा, बाद में जो है वो y का मान हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपसे मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो 0 0, x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x0। x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, y अक्ष का निर्देशांक 0y हो जाएगा, y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। ये मूल बिंदु के यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, और ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये प्रथम पाद हो जाएगा या प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को अन्य नाम से भी जानते हैं नियामक ज्यामिति और कार्तीय ज्यामिति। और इसकी खोज यानी कि इसका जन्मदाता कौन है, रेने देकार्ते, जो कि फ्रांसीसी एक दार्शनिक और गणितज्ञ भी थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आप लोग एक्सरसाइज के प्रश्न बनाइएगा तो आप लोग को कहीं से कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग बनाना का प्रयास कीजिए, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में इसके 5.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो
धन्यवाद दोस्त। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्लास 10th में, इससे ज़्यादा जैसे कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के बात करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एक सरल रेखा पे दूरी ज्ञात करने के बारे में हो, तो वो सब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जितना इस क्लास 9th से संबंधित था उतने ही मैं आप लोग को बताया हूँ। क्लास 10th में जाएंगे तो इससे आगे के भी चीज़ को पढ़ेंगे, तो छोटा छोटा ही पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपका समझ में भी आ जाए और अच्छा भी लगे पढ़ने में। तो धन्यवाद, आज के पाठ में इतना ही करने वाले हैं।